जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? जो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है और इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी को भी लिख दिया करो, तो आज अपन हिंदी को भी साथ में लिखेंगे, इंग्लिश को भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लास्ट तक बने रहना है। ये प्रैक्टिस सेट सारे PYQs क्वेश्चन के आधार पर तैयार किए जाते हैं, तो यकीन मानिए कि अगर आपने इन प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लिया तो साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के आज पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिखाई दे रहा है बेटा। क्या लिखा है? पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहाड़ों पर जो तापमान होता है और उस किस तापमान पर पानी उबलना शुरू करता है, तो जनरली तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ये ज़मीन पर बैठे हैं ना, ये क्या है? अर्थ, यानी कि ज़मीन पर। और ज़मीन पर मैं अगर आपसे बोलूँ भाई कि कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू करता है बेटा, आप बोलोगे कि 100। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों पर जाते हो, क्या जाते हो? पहाड़ों पर जाते हो, ध्यान से सुनिएगा। तो पहाड़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी उबलना शुरू कर देता है। हालांकि अगर आपसे पूछे कि भोजन जल्दी कहाँ पर पकेगा, तो बताइएगा भोजन जल्दी कहाँ पर पकेगा? जमीन पर ही पकेगा। भले मान लीजिए कि जमीन पर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा था, तो पहाड़ों पर हो सकता हो कि 85 डिग्री सेल्सियस पे या 90 डिग्री सेल्सियस पे, ये डिपेंड करता है ऊंचाई पे, इन पे उबलना शुरू कर दे। तो उबलना तो शुरू कर देगा, उबलना शुरू में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि खाना कहाँ जल्दी पकेगा, तो भैया सुनो, यहाँ जमीन पर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, तो ज़्यादा पावर नीचे वाले पर होगा। तो कहने का मतलब है कि भली जो पानी है वो जल्दी पहाड़ों पर उबलना शुरू कर दे, लेकिन भोजन जल्दी कहाँ पकेगा? जमीन पर पकेगा। तो इसका परफेक्ट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं सर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम बिल्कुल सर। ये ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा था? बी वाला दिखाई दे रहा था। सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ। ध्वनि तरंगे हैं। क्या है? ध्वनि तरंगे हैं। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको जब भी वेव्स पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? वेव्स यानी कि ठीक तरंगे पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी बच्चा? तरंगे पढ़ाई थी। तो तरंगे मैंने 2 टाइप की बताई थी। कितने टाइप की बताई थी? 2 टाइप की। कौन सी पढ़ी थी? एक अपन ने भाई साहब कौन सी चल दी? एक पढ़ी थी EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन से? विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों से कोई लेना देना नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से कोई लेना देना नहीं है सर। दूसरी अपन ने कौन सी पढ़ी थी? जल्दी से बताइए। मैकेनिकल वेव्स पढ़ी थी। दूसरी अपन ने कौन सी पढ़ी थी? मैकेनिकल वेव्स पढ़ी थी, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स पढ़ी थी। हिंदी में अपन बोला जाता है यांत्रिक तरंगे। कौन से? यांत्रिक तरंगे। अच्छा सुनिएगा, यांत्रिक तरंगे भी आगे चल के कितने पार्ट्स में डिवाइड थी सर? 3 भागों में डिवाइड थी। 2 भागों में डिवाइड थी। एक थी ट्रांसवर्स, एक कौन सी थी? ट्रांसवर्स, और दूसरी कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरी कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडिनल। अच्छा सुनो, जो ट्रांसवर्स होती है इनको बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। और ये जो होती है इनको लंबवत तरंगे भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? लंबवत तरंगे बोल दिया जाता है, लंबवत तरंगे। तो दोस्त अपन ने क्या देखा था कि अगर कोई वेवलेंथ या कोई तरंग दैर्ध्य या फिर कोई तरंग है, इस तरीके से मूवमेंट आगे ऊपर नीचे होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर आगे की तरफ बढ़ रही है, तो उसका एग्जाम्पल अपन ने लिखा हुआ था, उसको अपन ने अनुदैर्ध्य तरंगे कहा था। जो इस तरीके से मूवमेंट, जैसे पानी में आप कोई शांत पानी है, उस पर कोई कंकड़ पत्थर फेंक के देखना, वो ऐसे ऐसे हिलोरे मारेगा, वो इसका एग्जाम्पल लिखा था। लेकिन साउंड यानी ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, ये कुछ इस तरीके से मूव करती हैं, ऐसे आगे पीछे होते हुए, अपनी पोजिशन चेंज ना करते हुए आगे पीछे कुछ इस तरीके से लंबवत में आगे चलती हैं। तो लंबवत में आगे चलती, तो इसका एग्जाम्पल अपन ने लिखा था साउंड, यानी कि ध्वनि लिखा हुआ था। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब देखो सुनो, जैसे मैं बोल रहा हूँ और मेरे सामने कोई अगर आदमी बैठा है, तो वो ध्वनि की जो तरंगे वो ऐसे ऐसे मूव करेंगे, लेकिन ऊपर बैठा उसको थोड़ी ज़्यादा सुनाई देगा, सामने वाले को ज़्यादा सुनाई देगा। तो अगर इस तरीके से ध्वनि तरंगे मूव आगे कर रही, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल। तो अपन ने ध्वनि तरंगे पूछा है, तो ध्वनि तरंगे क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल होती है। भैया ये गलत नहीं करके आना, ये गलत नहीं करके आना, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हु यूज्ड द वर्ड बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? देखो वॉन मॉल ने बिल्कुल नहीं दिया था, पुरकिंजे ने। भैया पुरकिंजे फाइबर की खोज की थी। अरस्तु जी ने फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया है, लेकिन नाम इन्होंने नहीं दिया था, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया था। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान
और दूसरा अगर आपसे पूछे जंतु विज्ञान, इन दोनों के जनक किसे कहा जाता है तो आप अरस्तु को बिल्कुल लगा के आओगे, लेकिन बायोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज़ किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। अगर इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो सुनो, बायोलॉजी से रिलेटेड आता है कि सर साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, साइटोलॉजी शब्द है ना, कोशिका विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो कोशिका विज्ञान शब्द देने वाला था हर्टविंग। कौन से थे, हर्टविंग करके एक साइंटिस्ट थे, बिल्कुल आप लिखोगे सर हर्टविंग, कौन से लिखोगे, हर्टविंग लिखोगे। तो मैं हिंदी इंग्लिश आज दोनों लिखूंगा और हर प्रैक्टिस सेट में अब ये दोनों लैंग्वेज अपनी चलेंगी। आगे आ जाओ, अपन ने बोला फॉर फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है सर, अरस्तु जी को कहा जाता है। अरस्तोतले लिखते हैं अपन, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जी लिखते हैं, बिल्कुल सही बात सर। दूसरी ब्रांच होती है बायोलॉजी की बॉटनी यानी पादप विज्ञान। पादप विज्ञान यहाँ पर किसकी स्टडी करेंगे, पादप की। फादर ऑफ पादप विज्ञान या फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला जाता है दोस्त, थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। किसको बोला जाएगा, थियोफ्रास्टस को बोला जाएगा, गलत नहीं करके आना, इसको बोला जाएगा थियोफ्रास्टस को। इज दैट क्लियर है। चलो आगे, तीसरी ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ध्यान से सुनिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और इसके जनक किसे कहा जाता है, इसके जनक कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। किसको कहा जाता है बच्चे, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ऐसे बार बार क्वेश्चन आपको एक साथ कहीं पर असेंबल नहीं मिलेंगे, ये केवल और केवल फोर्स डिफेंस एकेडमी पर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे आ जाओ, फोर्थ ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हिंदी में कहा जाता है आनुवंशिकी। क्या बोला जाता है, आनुवंशिकी कहा जाता है। और दोस्त ध्यान से सुनिएगा, आनुवंशिकी के फादर कहा जाता है जी.जे. मेंडल साहब को। किसको, जी.जे. मेंडल साहब को, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो कभी कभी लिखा आता है ना कि सर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, मेंडल साहब को कहा जाता है। सही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर पढ़ा होगा ना, तो 120/80 होता है बच्चे, 120/80 है ना। mmHg मिलीमीटर पारा में होता है, ये यूनिट भी अपने को याद रखना। ऊपर वाले को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाले को बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। कोई गलत नहीं करना है, कोई भी इंसान इसको गलत नहीं कर सकता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा। अगर पूछे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर यानी किसको बोला जाता है, रक्तचाप या रक्तदाब, सर इसको किसके द्वारा मापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अपन हिंदी में भी लिख लेते हैं दोस्त, इसको मापा जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा, मीटर द्वारा। सर ये कैसे पता चलेगा, ये है क्या, कौन सी बला है सर, स्फेग्नोमेनोमीटर। देखो आप हॉस्पिटलों में जाते हो कि डॉक्टर आपके यहाँ पर एक पट्टा बांधता होगा, हालांकि अब तो डिजिटल आने लगे हैं, पट्टा तो उसमें भी बांधा जाएगा, लेकिन पहले जब आते थे तो एक बॉक्स खोलेगा, उसमें से 2 नली निकलती थी, एक पट्टा यहाँ बांधते थे, एक नली को ऐसे क्या करते थे, पुश करते थे ताकि यहाँ का बीपी बढ़े, और फिर वो स्विच को धीरे धीरे खोलते थे। उसी दौरान कानों में क्या लगाते थे, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपके सीने पर रख के धीरे धीरे चेक करता था। तो बेटा जो ये पट्टा बांधा गया वो स्फेग्नोमेनोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, बिल्कुल सिंपल सी बात। अच्छा ये बताओ जल्दी से मुझे पहला क्वेश्चन, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स डे कब मनाया जाता है ना, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस, तो जल्दी से बताना है आप लोगों को। एड्स दिवस बोलो गुरुजी, सर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन अब मैं आपको ना 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और डेफिनेटली आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना है। एक पोलियो डे कब मनाया जाता है, पोलियो डे, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर पूछे कि सर पोलियो दिवस कब मनाया जाएगा, तो बिल्कुल आपको इसको कमेंट बॉक्स में छापना है, ये होमवर्क है आपका। दूसरा है सर पोलियो डे के अलावा मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मलेरिया डे है ना, मलेरिया दिवस, तो भाई एक हो जाएगा मलेरिया दिवस। तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाएगा ये भी आपको पता करना पड़ेगा। सर एक और लिख लीजिए, हो सकता हो आपसे वर्ल्ड टीबी डे पूछे, विश्व टीबी दिवस है ना, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी
दिवस। तो विश्व टीबी दिवस, इन 3 के अगर किसी को पता हो तो भैया जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देना, जल्दी से। तीनों आपके होमवर्क के लिए है, अगले प्रैक्टिस सेट में इसके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, इनमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? तो सुनो बच्चे, एड्स तो वायरस वाली है, और कौन से वायरस से हो रही थी? वायरस यानी विषाणु वाली है। कौन से विषाणु से हो रही थी एड्स? HIV से। किससे हो रही थी? HIV से। सर एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सर HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सही है ना? डेंगू भी डेफिनेटली क्या है? वायरल डिसीज है। कौन सी है? वायरल डिसीज है साहब। ये भी विषाणु वाली बीमारी है, लेकिन ये एक मच्छर से फैल जाती है। किससे फैल जाती है? मच्छर से फैल जाती है। तो वेक्टर में मॉस्किटो लिखा आता है, फीमेल मॉस्किटो लिखा आता है। नेक्स्ट चलेंगे सर, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, ये भी एक वायरल डिसीज है। तो आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। चलो जल्दी बताओ भाई। मीजल्स भी क्या है? जर्मन मीजल्स, आपने नाम नहीं सुना बेटा? ये भी एक वायरस वाली बीमारी है, ये भी एक वायरस वाली। तो मतलब ये तीनों वायरस वाली हैं, तो बैक्टीरिया वाली क्या कोई थी? नहीं सर। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, अपन क्या कर लेते हैं थोड़ा सा। इधर एड्स भी वायरस वाला है, डेंगू भी वायरस वाला है, मीजल्स भी वायरस वाला है, और ऊपर पूछा गया है कि कौन से बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? कोई भी नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है ना? कोई भी नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल्स कौन सा है? देखो भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अगर आपसे पूछे कि आपके भोजन में सबसे ज़्यादा क्या है, आपके फूड मटेरियल में सबसे ज़्यादा क्या है, आप बोलोगे गुरुजी कार्बोहाइड्रेट है। आप कुछ भी खाना खा रहे हो उसमें मोर देन 60% यानी कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। आप कुछ भी खाओ, है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको मिलने वाला है। तो भोजन में सबसे ज्यादा आप क्या खा रहे हो? कार्बोहाइड्रेट। इट मींस ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर पूछता कि सर कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा है पूरे धरती में, एंजाइम आपसे पूछे कि एंजाइम कौन सा सबसे ज्यादा है, तो दोस्त आप एक नाम लिख लेना, रुबिस्को। क्या नाम लिख लेना? और रुबिस्को नाम लिख लेना, रुबिस्को। भैया ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि भैया ये बताओ सबसे ज़्यादा एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को एंजाइम होता है। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल कौन सा होता है? तो बता देना है कार्बोहाइड्रेट। ये एनर्जी सोर्स होता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। भाई ग्लूकोज खा रहे हो किसके लिए? ऊर्जा के लिए खा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। लंग्स आर इनक्लोज्ड विदिन, फेफड़े भीतर बंद होते हैं, मतलब फेफड़ों के चारों तरफ की दीवार को क्या कहा जाता है? फेफड़ों के चारों तरफ एक लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहा जाएगा? देखो पेरिकॉन्ड्रियम बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, पेरिस्टेनम बिल्कुल नहीं हो सकता, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्योंकि अगर आपसे फेफड़े के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फेफड़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो फेफड़ों को कहा जाता है भैया प्लूरा। आउटर लेयर को बोला जाता है क्या? प्लूरा। और प्लूरा के पास ही होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। चाहे प्लूरा बोल दो और चाहे प्लूरल मेम्ब्रेन बोल दो, चाहे प्लूरल मेम्ब्रेन बोल दो। बताइए कोई दिक्कत है? भैया नाम से ही समझ में आया था। फुसफुस किसे कहा जाता है? फेफड़ों को। इसके चारों तरफ की झिल्ली होती है। पेरिकार्डियम क्या होता है? मायोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम। ये तीनों क्या है? ये भाई साहब कार्डिया शब्द से रिलेटेड समझ में आ रहा है? ये हृदय की परतें हैं, ये हार्ट की यानी कि हमारे दिल की परतें हैं। हमारे दिल में 3 परत हैं, ठीक है, ध्यान से सुने रहिएगा। तो इन परतों के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। डंग गैस इज मेनली फाउंड इन, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है साहब मीथेन ही पाया जाता है। क्योंकि ध्यान से सुनो एक और चीज, गोबर को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। वो बैक्टीरिया कौन सा है? मेथेनोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया है? मेथेनोकोकस बैक्टीरिया है। और ये मेथेनोकोकस ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इंग्लिश में भी क्या लिख लो? मेथेनोकोकस। और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करेगा? गोबर को तोड़ के क्या बना देगा? मीथेन गैस बना देगा। और मीथेन गैस का दूसरा नाम रट लो, मीथेन गैस को ही कहा जाता है मार्स गैस। क्या कहा जाएगा दोस्त? मार्स गैस कहा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में पूछा जाता है कभी कभी कि बताओ मार्स गैस कौन सी है? बता दो। मीथेन होती है। मीथेन ज्वलनशील भी है ना, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील भी है।
आगे आ जाओ। चॉकलेट्स कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ एज दे कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चॉकलेट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक पाया जाता है। देखो जब मैं बीमारी पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था हमारे चॉकलेट में निकेल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, बट सबसे ज़्यादा पूछा गया तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, लेड होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, लेड। हालांकि कुछ समय पहले एक चीज़ और बैन हुई थी, है ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप समझ जाइएगा, उसमें भी कुछ चीज़ें इसके पार्टिकल्स पाए गए थे, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, हालांकि बाद में वो चीज़ सही हो गई। ठीक है, क्लियर है ना, अरे क्लियर है। चलो भाई सबके फॉर्मूले तो वो सिंबल तो लिख ही लो। कोबाल्ट यानी CO, निकेल यानी कि Ni, जिंक यानी कि बेटा Zn और लेड यानी कि Pb। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आपने नाम सुना सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल। अच्छा जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है ना, सुपरसोनिक मिसाइल, इनकी जो स्पीड होगी वो 2 मैक से ज़्यादा होगी। सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, इनकी जो स्पीड होगी 2 मैक से ज़्यादा होगी। मतलब मैक का मतलब क्या होता है, 1 मैक का मतलब होता है साउंड से भी ज़्यादा स्पीड भागना, साउंड से भी ज़्यादा स्पीड भागना। सुपरसोनिक की लगभग 2 पॉइंट कुछ मैक है ना, 1.5 से लेके 1.2 से लेके 2.5 इस मैक के बेटा बीच में ही है, और भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 390 किलोमीटर इस तरीके से है। और नाम क्या है उस मिसाइल का, ब्रह्मोस। नाम सुना है कभी, ब्रह्मोस, है ना। ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी, मोस मतलब मोस्कावा नदी, और ये इंडिया में बहती है और ये रसिया में बहती है। तो भारत और रसिया ने दोनों मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जिसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। उसकी स्पीड को मापने के लिए सुपरसोनिक या मैक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अपन यहाँ पर सब एरोप्लेन ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किसको ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए साउंड का भी, साउंड को मापने के लिए बेटा अपन जनरली तौर पे मीटर पर सेकंड भी यूज़ करते हैं, है ना, आपको पता ही होना चाहिए। प्लस कभी कभी भाई साहब अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हमारी मजबूरी थी इसको लगाना, बट अभी तो ऑप्शन में एरोप्लेन था। विच एलिमेंट इज कॉल्ड स्ट्रे एलिमेंट, किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है। भैया बचपन से पढ़ा दिया गया, हाइड्रोजन, रट लो, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। साहब ये सबसे हल्की गैस भी बोल देते हैं कि सबसे हल्की गैस होती है, तो इसकी खोज के लिए कौन थे, हेनरी कैवेंडिश साहब। कौन थे, हेनरी कैवेंडिश साहब थे। ये जरूर याद रखे रहना। सिंबल पता ही है, ऑक्सीजन का ये है, नाइट्रोजन भाई साहब ये हो जाएंगे, कार्बन साहब ये हो जाएगा। ध्यान से फिर सुन लो, ऑक्सीजन की खोज करता अगर आपसे पूछ ले तो प्रेस्टले अपन लिखते ही हैं, जोसेफ प्रेस्टले, आपको सभी को पता है। नाइट्रोजन भी एक गैस है जो गुब्बारों में यूज़ की जाती है, टायरों में भी भरी जाती है, चाहे एरोप्लेन के टायर हों और चाहे जो ज़मीन पर चलने वाले 4 व्हीलर हों उनमें। कार्बन तो आपको पता ही है भी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया ऑफ द स्टमक, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। देखो पेट शब्द आ गया तो सल्फ्यूरिक एसिड तो पेट में बनेगा नहीं, क्योंकि बेटा ये तो बहुत पावरफुल है, इसीलिए तो किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। इसको बोला जाता है अम्लों का राजा, अम्लराज। तुमने नाम सुना होगा ना, अम्लराज। तो किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल इसी को कहा जाता है, बहुत पावरफुल है, ये नहीं हो सकता। सर ये है नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ एसिड, क्वीन ऑफ एसिड, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे अम्लों की रानी, अम्लों की रानी। तो अम्लों का राजा हो जाएगा, अम्लों की रानी हो जाएगी, क्वीन ऑफ एसिड। सर ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पेट में क्या बन रहा था, HCl। अच्छा HCl अगर ज़्यादा बन रहा था तो याद कीजिए मैंने लिखवाया था कि एसिडिटी हो जाती है, अम्लीयता। क्या हो जाती है, अम्लीयता। और अम्लीयता को हटाने के लिए, अम्लीयता को हटाने के लिए अपन यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो बोलते हैं या एंटी एसिड बोलते हैं। समझ गए बात को। चलिए अगला है, क्रायोलाइट इज एन और ऑफ विच मेटल, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। भाई साहब किसको नहीं पता कि एल्यूमिनियम का है, किसको नहीं पता एल्यूमिनियम का है। सर Sb यानी कि एंटीमनी का हो नहीं सकता, बेरियम का है नहीं सर, आर्सेनिक का साहब है नहीं, तो बचा क्या था हमारे पास, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ही अयस्क क्या माना जाता है, क्रायोलाइट माना जाता है।
आगे आ जाओ। विच अलॉयज इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट, किस मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है। वायुयान यानी कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको पार्ट बनाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं सर, ड्यूरालाइम का। सर ड्यूरालाइम नहीं होता तो यहाँ पर एक और ऑप्शन में होता है मैग्नीलियम। कौन होता, मैग्नीलियम भी हो सकता था। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो मैग्नीलियम भी अपन लगा सकते थे सर, मैग्नीलियम भी या फिर ड्यूरालाइम भी। सर जर्मन सिल्वर में बिल्कुल सिल्वर 0% होता है। मैं फिर बार बार तुमसे बोल रहा हूँ, नाम जर्मन सिल्वर लिखा है मतलब इसका मतलब इसमें कि जो चांदी होगी यानी सिल्वर होगा बिल्कुल 0% होगा, नाम भले दिया गया है, ठीक है। मोनल मेटल है, धातुओं में आती है। अगर आपसे पूछा जाए, हम कभी कभी सिक्के बनाने के तौर पर इसका उपयोग कर लेते हैं। अगला आ जाओ, रीजनिंग का क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक नंबर लाना है आपको। लेकिन एक बात बताओ दोस्त, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। बोलो हाँ जी सर बढ़ रहे हैं। और नंबर बढ़ तभी सकते हैं या तो मल्टीप्लाई हो या प्लस हो या स्क्वायर हो या क्यूब हो, तभी बढ़ सकते हैं। अब नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो प्लस, एक साथ बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई। अब चेक करो सर, यहाँ 4, 7, 11, 18, 29 और 47 धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ना एक लॉजिक दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 4 और 7 हो गए 11, 11 और 7 हो गए 18, 11 और 18 हो गए 29 और 18, 29, 47, 47 और 29 कितने हो गए, तो 9, 7, 16, लास्ट में 6 होना चाहिए और लास्ट में 6 केवल ऑप्शन में एक में है। इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत तुम्हें है नहीं। 9, 7, 16, 4, 2, 6 और 1, 7, 76 आ गए। बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी को। बिल्कुल भैया, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है क्लास कैसी लग रही है। अगर आप लोगों ने सही रिस्पॉन्स दिया, आई प्रॉमिस है कि आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊँगा, लाइव क्लास लेके आऊँगा, मैंने बोल दिया है। चलिए अगला आ जाओ, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31। तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नंबर कहीं पर देखे हुए हैं? बोलो गुरुजी कहाँ देखे हुए हैं? ABCD में देखे हुए हैं। नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। सर या तो ये गलत है, यहाँ 30 होना चाहिए, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30 ऐसा, लेकिन नहीं सर, ये लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी। सर ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में भी कितने होते बच्चे, 31 होते हैं। तो अगस्त का महीने के आपको डेट लिखना था, AUG अगस्त। अगस्त के डेट कितने होते हैं, तो आपको होता है ना, डे होते हैं 31, है ना, क्लियर है। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। आगे आ जाओ, आपके सामने एक डाइस दी गई है। अच्छा, एक डाइस नहीं है, एक ही डाइस के 4 फिगर दिए गए हैं। अगर ऊपर 5 है यानी शीर्ष पर 5 है तो बेटा अपोजिट में यानी कि 5 का अपोजिट नंबर आपसे पूछा गया है। आपके सामने एक डाइस के 5, 4, 5 फिगर दिए गए हैं। उसमें बोला है कि अगर किसी डाइस में 5 नंबर ऊपर हो तो 5 के अपोजिट में क्या होगा। और जब भी हमको अपोजिट निकालना होता है हम क्या करते हैं, डाइस कितने भी फिगर दिए हो हमको कोई लेना देना नहीं, कोई भी 2 ऐसे फिगर उठाओ जिसमें एक नंबर कॉमन हो, जैसे 3, 2, 3, 4, 1, 3, 5। बेटा इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। अच्छा, इन दोनों में एक ही नंबर कॉमन है। सर जो कॉमन नंबर होंगे उसको ऊपर नीचे रख लो। सर 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 2। सर जहाँ कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज चल जाओ। यहाँ 3, 5, 1, 3, 5 और 1। तो सर 5 का अपोजिट में क्या आ गया, 4। 5 के अपोजिट में क्या आ गया साहब, 4। आंसर 4 कहाँ पर था सर, ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन जरूरी नहीं है कि सर हम क्लॉकवाइज ही चलें, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो तो भी आंसर सेम ही आएगा। बट ध्यान रखना दोनों में या तो क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। बाकी डाइस से हमें कोई लेना देना नहीं। कोई भी 2 डाइस ऐसे उठा लो जिसमें एक नंबर को होना, चाहे पहला दूसरा, चाहे पहला तीसरा, चाहे पहला चौथा, चाहे दूसरा तीसरा, चाहे दूसरा चौथा, चाहे तीसरा चौथा, क्लियर हो जाएगा। बोलो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। डायरेक्शन दिया गया है, एक आपके सामने डाइस है, ये ओपन डाइस है। जब ओपन डाइस को आप क्लोज करोगे तो आपको कैसी दिखाई देगी। तो दोस्त एक बात बताओ, जब भी ओपन डाइस होती है तो एक को छोड़कर एक उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे C का अपोजिट F, अच्छा B का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्त, D हो जाएगा। तो बचे हुए A का अपोजिट हो जाएगा E। अब मेरी बात एक दो और बात ध्यान से सुन लो भाई, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि C और F आमने सामने होंगे, मतलब अगर इधर C है तो इधर F है, अपोजिट होंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। हाँ जी, C का अपोजिट F है, B का अपोजिट D है, A का अपोजिट E है। तो क्या ये दोनों एक साथ दिखेंगे डाइस में? नहीं सर, क्योंकि अगर दोनों एक साथ दिखे मान लो तो ये तो पड़ोसी है ना, और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि इसका अपोजिट में इधर आएगा, इसके अपोजिट में इधर आएगा, इसके अपोजिट में इधर। तो 2 अपोजिट में से एक नंबर दिखना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो जिसमें भी ये दोनों में से एक एक दिखते जाए वो आंसर। C और F में से एक दिखाता सर C, B और D में से दिखाता सर नहीं दिखा, मतलब गलत।
सी और एफ में से एक दिखना चाहिए था सर एफ, बी और डी में से दिखना चाहिए था सर डी, ए और ई में से दिखना चाहिए था सर ई। अभी इसकी पॉसिबिलिटी है 100%, अभी ये भी सही नहीं है, अभी चेक करेंगे। सर सी और एफ में से एक दिखना चाहिए था, नहीं दिखा। सर सी और एफ में से एक दिखना चाहिए था सर सी, बी और डी में से सर दिखना चाहिए था सर बी, ए और ई में से दिखना चाहिए था ए। अब मान लीजिए 2 आंसर तो हो नहीं सकते, अब 2 आंसर नहीं हो सकते तो आप एक काम करो, अब अपन क्या करेंगे, रामबाण तरीका अपनाएंगे। सर इसमें देखो डी ई एफ क्लॉकवाइज है और इसमें डी ई एफ एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये खत्म। अब इसमें देखो ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज है और इधर देखो ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों में सेम है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। अरे भाई आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देख लेना, एकदम सिंपल सा है, कंसेप्ट बहुत दमदार है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। यदि देखो ये लिखा है ग्रेटर देन, ये लिखा है लेस देन, ये लिखा है इक्वल, और इनके बराबर में कुछ एक लिखा हुआ है, ये लिखा है 31। भैया ये तो कैलकुलेशन है यार, अगर ये भी नहीं तुमसे बन रहा है तो यकीन मानो फिर पढ़ाई छोड़ दो यार। 31 सर लेस देन का मतलब क्या है सर प्लस, लेस देन का मतलब है प्लस। 81 सर डॉलर का मतलब क्या था, डॉलर कहाँ लिखा है, डॉलर मीन्स डिवाइड बाय। अच्छा फिर 9 का 9 लिख दो सर। ग्रेटर देन का मतलब क्या था, ग्रेटर देन मीन्स माइनस कर दो। साहब क्या लिखा था, 7 लिख दो। भाई यही सॉल्व करना है, बोलो हाँ जी सर। कितनी वैल्यू आ जाएगी चेक कर लेते हैं। पहले बोर्ड मास में अपन किसको हटाते हैं, डिवाइड बाय को, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ये भाई पहले डिवाइड बाय खत्म करो। सर 81 में 9 का भाग दे दो, सो भैया 9 आ जाएंगे। प्लस का 31 रहेगा ही इधर, 9 माइनस 7। अच्छा कहीं पर डिवाइड बाय का तो कोई रोल था नहीं, 1 2 3 ही जगह सिंबल लगाना था, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं लगा, मतलब प्लस की वैल्यू, ये इसके आगे प्लस ऑलरेडी लगा, प्लस को जोड़ दो हो गए 40 में से 7 घटा दो, बच्चे बचेंगे 33। क्या ऑप्शन में था, हाँ जी सर, क्या ऑप्शन में था, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 21। हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी हृदय का जो डॉक्टर होगा उसको हृदय का रोग विशेषज्ञ कहेंगे। तो किडनी के डॉक्टर को क्या बोलेंगे सर, किडनी के डॉक्टर को बोलेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन से आप याद रख सकते हो, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या याद रख सकते हो, नेफ्रोलॉजिस्ट। सर इंडोक्राइनोलॉजिस्ट तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के डॉक्टर को बोलते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट यानी हड्डी के विशेषज्ञ को बोलते हैं। न्यूरोलॉजी यानी कि ब्रेन के विशेषज्ञ को बोलते हैं, जो दिमाग का विशेषज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ। महाराष्ट्र इंडिया में है तो टेक्सास कहाँ है, बताइए जरा। महाराष्ट्र अगर इंडिया में है तो टेक्सास है कहाँ, भैया टेक्सास कहाँ पर है, यूएसए में है। टेक्सास कहाँ पर है, यूएसए में है कि नहीं, क्लियर। चलिए आगे चलो भैया। आशावादी का हंसमुख है, आशावादी का क्या है, हंसमुख है, सिनोनिम्स है। तो निराशावादी का बेटा उदास हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। भैया ये तो सिनोनिम्स है ना, ये तो क्या है, सिनोनिम्स है। अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया। इसने लिखा है कि यदि किसी कोड भाषा में ब्रोक, BROKE, ब्रोक को क्या बोला गया है, DOSFK। सर इधर देखो, इसकी प्लेस वैल्यू 2, इसकी 18, इसकी 15, इसकी 11, इसकी 5, इसकी 4, इसकी 15, इसकी 19, इसकी 6, इसकी 11। तो देखो ध्यान से, 2 से 4 तक प्लस 2, 18 से 15 तक -3, 15 से 19 प्लस का 4, फिर माइनस का 5 और फिर प्लस का 6। भैया एकदम शानदार कंसेप्ट मिल गया हमको। अब हमको निकालना है इंडिया का, INDIA। चलो इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, I की 9, N की 14, D की 4, I की 9, A की 1। पहले वाले में +2, फिर -3 +4 -5 प्लस का 6। पहला और लास्ट का लेटर निकाल लो। 9 2 11, 11 में कौन चाहिए, के कौन, सारे के से शुरू हो रहे हैं, नहीं सर, एक खत्म। सर 14 में 3 घटाओगे 11, 11 में कौन आ जाएगा, के। सर दोबारा पे के चाहिए, सर इधर नहीं है, इधर नहीं है, कहानी खत्म कर लो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। हटाइए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला दो भैया। अनीस 100 मीटर उत्तर की ओर चला, तो भैया ये है अनीस और ये 100 मीटर उत्तर कहाँ बेटा होता है, ऊपर। तो यहाँ से चलना किया और अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर गया, बोलो ठीक है सर। इसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया और 100 मीटर चले। यू टर्न का मतलब वापस यू टर्न लिया और 100 मीटर यहीं पर आ गए। कहाँ पर आ गए, यहीं पर आ गए। अब फिर से उसने यू टर्न लिया और 102 मीटर चला, फिर से उसने यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। अब 102 चला तो थोड़ा सा ऊपर गया होगा कि नहीं, हाँ जी सर। और 102 मीटर चला, वहाँ से वह लेफ्ट मुड़ा और 93 मीटर चला। यहाँ से वह लेफ्ट कैसा होगा बेटा, इस साइड होगा, और 93 मीटर चला। सर ये 93 मीटर चला।
ठीक है। अब वो है अनीस का मुख किस दिशा की ओर है। बेटा बताओ अनीस का मुख किस दिशा की ओर। बेस्ट। देखो अनीस जो था, अनीस पहले उत्तर की ओर 100 मीटर गया, फिर यू टर्न लिया, फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर, फिर वो लेफ्ट मोड़ा, तो भैया लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा और 93 मीटर चला। अब बताओ किस साइड जा रहा है, पश्चिम की साइड जा रहा है, तो पश्चिम की साइड। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा था, बी में। कहाँ पर दिखाई दे रहा था, बी में। बताइए क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है ना। तो ये रहा भैया अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मेहनत बिल्कुल काम कर रही है और आपको सटीक आंसर मिल रहे हैं, बिल्कुल आप यकीन मानिए कि कोई भी आंसर कहीं से भी कोई गलत नहीं है, पूरी प्रैक्टिस के साथ आते हैं, तो वीडियो को भैया लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, सारी जानकारी, सारे पेपर, सारे प्रैक्टिस सेट। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।